गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। अनकही बातों के एक और सेशन में आज हम लोग एक नया टॉपिक फीमेल फर्टिलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू लेकर हाजिर हुए हैं, इंडोमेट्रियोसिस एंड फर्टिलिटी। इंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे ये इनफर्टिलिटी कॉज करती है एंडोमेट्रियोसिस, और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है, आज के वीडियो में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंडोमेट्रियोसिस क्या होती है। इंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग, जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, जिसे हम इंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, वो यूट्रस से माइग्रेट होके और कहीं डिपॉजिट हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है, जैसे कि अंडाशय, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस के पीछे, पेशाब के थैली, ब्लैडर पे, पीछे रेक्टम, एनल कनाल पे जो हमारे लैट्रिन का रास्ता होता है, वहां जाके डिपॉजिट हो सकती है, या कहीं भी पूरे एब्डोमिनल कैविटी में जाके डिपॉजिट हो जाती है, इम्प्लांट होती है और वहां ग्रो करने लगती है। इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। नॉर्मली जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो आपकी यूट्राइन कैविटी को, ये जो यूट्रस है, इसकी ये लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग है जिसे हम इंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं। यही लाइनिंग पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी बिल्डअप होती है। आपके मेंसेस जब से स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे ये लाइनिंग मोटी होती चली जाती है, फिर प्रोलिफरेटिव फेज में जाती है, फिर सिक्रीटरी फेज में जाती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो ये लाइनिंग ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर एक्सपेल हो जाती है। बट अगर ये माइग्रेट होके आपके ट्यूब्स पे डिपॉजिट हो जाए, आपके ओवरीज पे डिपॉजिट हो जाए, आपके यूट्रस के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, या पेट में कहीं और डिपॉजिट हो जाए, इसे हम इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होगा इंडोमेट्रियम अगर कहीं और डिपॉजिट हो जाए? तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा इंडोमेट्रियम का साइकिल होता है, जो पूरे पीरियड्स का साइकिल होता है, वो हमारे हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। जैसे ही हॉर्मोन्स इस पर एक्ट करते हैं, इस पे थिकनिंग होती है, सिक्रीटरी फेज होता है और फिर ब्लीडिंग होती है। सेम एक्टिविटी जो बाहर इंडोमेट्रियम डिपॉजिट हो जाती है उसके साथ भी होगी, यानी कि हॉर्मोन्स जो है उस इंडोमेट्रियम पे जो बाहर जाके इम्प्लांट हो गई है, डिपॉजिट हो गई है, उस पे काम करेगी, और हर मेंसेस के साथ ये इंडोमेट्रियम जैसे ब्लीड करती है, वो इक्टोपिक इंडोमेट्रियम भी ब्लीड करेगी, यानी यहाँ आपके ब्लीडिंग होगा। मान लीजिए अगर ट्यूब्स पे डिपॉजिट है तो वहां पीरियड्स के साथ में वहां पे ब्लीडिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, एडहेशंस बन जाते हैं, चिपकाहट बन जाती है, वहां ब्लीडिंग होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगता है और स्कार टिश्यू तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे हमारी इनफर्टिलिटी होती है। कैसे इनफर्टिलिटी होगी? सबसे पहले अगर ये इंडोमेट्रियम ओवरीज में जाके चिपक जाती है, ओवरीज में जाके इम्प्लांट कर जाती है, धीरे धीरे ये ओवरीज में जब डीप इनसाइड जाके इम्प्लांट कर जाती है तो हर मेंसेस के साथ वहां ब्लीडिंग होती है, और धीरे धीरे खून का जमा हुआ एक बॉल जैसा बन जाता है, जो चॉकलेट सिस्ट बना देता है। चॉकलेट सिस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, जो अंदर से फिल्ड होती है एक चॉकलेटी मटेरियल। वो बहुत ओल्ड ब्लड, कलेक्टेड जो ब्लड होता है, जो हर मेंसेस के साथ इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के अंदर कलेक्ट हो रहा है। जब जब मेंसेस होंगे उस इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के अंदर आपका कलेक्शन होगा ब्लड का, तो वहां पे जो सिस्ट बन जाता है उसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। तो वो इंडोमेट्रियोसिस जो ओवरीज के अंदर सिस्ट बना देती है, वो चॉकलेट सिस्ट आम भाषा में जानी जाती है, या फिर उसे हम इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या ओवरीज के अराउंड जो हमारी इंडोमेट्रियोसिस होती है, उससे आपकी एग्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, एग्स की क्वांटिटी भी खराब हो जाती है। ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मतलब धीरे 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 करके ये आपके कंडीशन को और वर्स करती जाती है। आपका जो एग बनने की कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। एक पॉइंट।
दूसरी इंडोमेट्रियोसिस ने क्या किया कि चारों तरफ यहाँ पे एडहेशंस क्रिएट कर दिए, स्कारिंग कर दी, चिपकाहट हो गई। जो ये ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप मेंटेन्ड है, मतलब जो ये एग्स है, यहाँ ओवरीज में एग्स बन के तैयार होते हैं और ये फेलोपियन ट्यूब में फूट जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है ट्यूब्स और ओवरीज के बीच में। ये कहीं और एग्स जाके नहीं फूटती है, ये आपके ट्यूब्स में ही एग्स जाएगी। लेकिन एडहेशन की वजह से, इंडोमेट्रियोसिस में जो स्कारिंग हो जाती है, उसकी वजह से जो ये रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है पेल्विक कैविटी, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एग्स यहाँ से रिलीज होगी और जो स्पर्म यहाँ से ऊपर असेंड करेगा वो मिल नहीं पाते, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। थर्ड पॉइंट, जो इंडोमेट्रियोसिस है, वहां इंडोमेट्रियोसिस आपका एक पूरा पेल्विस में एक इंफ्लेमेटरी कंडीशंस क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो कई तरीके से इंडोमेट्रियोसिस आपको इनफर्टिलिटी कॉज कराती है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, इनफैक्ट स्पेशली इनफर्टिलिटी क्लिनिक में। तो फ्रेंड्स, इंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे कॉमन सिम्टम है इंडोमेट्रियोसिस का वो है पेन इन पीरियड्स। ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कराती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मतलब कि जो पेन होती है पीरियड्स में, वो आपके पीरियड्स आने के 3 से 5 दिन पहले शुरू हो जाती है। जो लोअर एब्डोमेन में आपको पेन, आपके बैक में पेन हो सकता है, और धीरे धीरे करके जब पीरियड्स आ जाते हैं तो इस पेन में रिलीफ मिलता है। कई केसेस में जो यह इंडोमेट्रियोसिस का पेन है वो कंटिन्यू होता रहता है पूरे थ्रू आउट मेंसेस। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपका, थ्रू आउट पेन होगा और मेंसेस के जस्ट पहले अग्रवेट हो जाएगा। मतलब ये क्रॉनिक पेल्विक पेन का भी कॉज है, पेन लोअर एब्डोमेन विच इज एग्रवेटेड जस्ट बिफोर मेंसेस। उसके बाद डिस्पेरूनिया। डिस्पेरूनिया भी बहुत कॉमनली इंडोमेट्रियोसिस में देखने को मिलता है, स्पेशली जब जो इंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स है वो आपके यूट्रस के पीछे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जब भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाते हैं, जब भी हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, स्पेशली मेंसेस के अराउंड, जब इसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ चुकी होती है मेंसेस के जस्ट पहले, तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डिस्मेनोरिया, डिस्पेरियूनिया एक बहुत कॉमन सिम्टम है एंडोमेट्रियोसिस में। प्लस आपको पीरियड्स में बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। एंडोमेट्रियोटिक जो पेशेंट्स होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके पीरियड्स में काफी ज्यादा पेन होता है। एंड लगभग 30 to 50% इंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी देखने में मिलती है। 30 to 50% विच इज अ ह्यूज नंबर। मतलब अगर आपको इंडोमेट्रियोसिस है, अगर 10 लोग को इंडोमेट्रियोसिस है, तो उसमें से 5 लोगों को लगभग इनफर्टिलिटी का किसी ना किसी रूप में सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? इस कंडीशन को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? यूजुअली सिम्टम से, पेशेंट के सिम्टम्स जैसे हमने बात की है, वो सारे सिम्टम्स अगर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, प्लस आपको इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री होगी, और जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिस है लैप्रोस्कोपी। जब भी हम सस्पेक्ट करते हैं इंडोमेट्रियोसिस, तो हमें डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करके देखनी चाहिए। आपके पेल्विस की दूरबीन की जांच करानी चाहिए। पेल्विस की जब दूरबीन की जांच हम करते हैं, उसमें हमें पूरा एक्सटेंट पता चल जाता है कि पेल्विस में कहां कहां कितने बड़े बड़े डिपॉजिट्स है, कितने हद तक स्प्रेड हो गई है ये डिजीज। जो इसकी स्टेजिंग की जाती है इंडोमेट्रियोसिस की, वो एक लैप्रोस्कोपिक गाइडेड स्टेजिंग है, जिसमें हम कितने हद तक जो स्पॉट्स है, कितना डिजीज है, उसको डिफाइन करते हैं, उसको देख के ये स्टेजिंग करते हैं, ना कि पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए। मतलब कि पेशेंट्स को पेन ज्यादा भी हो, लेकिन अगर स्पॉट्स, इंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स कम है, तो वैसे पेशेंट्स की जो स्टेजिंग में मिनिमल टू माइल्ड, स्टेज 1 और 2 में हम ग्रेडिंग करते हैं। अगर एक्सटेंट ज्यादा हो, ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो इंडोमेट्रियोसिस का, तो स्टेज 3 और 4 में इनकी ग्रेडिंग की जाती है। यानी कि 4 स्टेजेस में यूजुअली हम इंडोमेट्रियोसिस को डिफाइन करते हैं: मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनफर्टिलिटी है,
आपका डायग्नोज हो गया एंडोमेट्रियोसिस। तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सबसे पहले ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एंड प्रोग्रेसिव डिजीज है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये बढ़ती जाती है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना है, मतलब इंतजार नहीं करना है, बिकॉज एवरी मंथ इट इज इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग इन सिवियरिटी। तो जितना आप इंतजार करोगे उतना इसकी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी, स्टेजिंग बढ़ती जाएगी। इसलिए फर्स्ट आप अपने डॉक्टर को, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए। अगर आपकी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में ही यूजुअली हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी अगर आपको स्टेज 1 या स्टेज 2 डिजीज है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है अभी, तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट का टारगेट होता है, उसमें जितने भी इंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स है उसको हम कॉटरी के माध्यम से, या फिर अगर हम उसे डिसेक्ट कर सकते हैं तो उसे हम निकाल देते हैं। सबको डिस्ट्रॉय कर देना हमारा टारगेट होता है। मैक्सिमम डिजीज अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पेशली स्टेज 1 और 2 डिजीज में, तो हम वैसे पेशेंट्स में नेचुरली भी पेशेंट को फर्दर 3 to 6 साइकिल्स ट्राई करने के लिए बोलते हैं, अगर सारे डिजीज को हमने निकाल दिया हो। अगर स्टेज 3 या 4 डिजीज है, या स्टेज 1 2 में हमने पूरा हम डिजीज को नहीं निकाल पाए हैं, एक पेल्विस को क्लियर नहीं कर पाए हैं एंडोमेट्रियोसिस से, तो वैसे केसेस में हम पेशेंट को एडवांस ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि आईयूआई एंड आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। आईवीएफ ऐसे केसेस में बहुत 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 हेल्पफुल होती है। अगर आपके बहुत ज्यादा डिजीज हो, स्टेज काफी बढ़ गया हो, प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो, या फिर आपका एज बहुत अच्छा नहीं है, एएमएच या ओवेरियन रिजर्व अच्छी नहीं है, एडवांस एज हो गया हो, तो वैसे केसेस में आपको जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए और आईवीएफ के लिए तुरंत प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि आईवीएफ के रिजल्ट्स एंडोमेट्रियोसिस में एज सच बहुत अच्छे हैं अगर हम टाइमली आईवीएफ करवा लेते हैं तो। यूजुअली अगर आपको इसमें आईवीएफ में अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें, इनफर्टिलिटी में अगर इंडोमेट्रियोसिस के रिजल्ट देखें, तो यूजुअली ऐसे केसेस में इंडोमेट्रियोसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बात की इंडोमेट्रियोसिस के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो आप अपने क्वेश्चंस को हमसे शेयर कर सकते हो।